हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। एमपीपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है। आपने सिलेबस देखा ही होगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नया सिलेबस है 2024 के लिए, उस नए सिलेबस की जो यूनिट 1 है भारत का इतिहास, उसे आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 जिसका नाम है भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक जो हैं एग्जामिनर ने मेंशन किए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है भारत के इतिहास में वह है संकल्पना एवं विचार, है ना। संकल्पना एवं विचार, यह पहला टॉपिक है भारत के इतिहास में। संकल्पना एवं विचारों के अंतर्गत जो आपको सर्वप्रथम पढ़ना है वह पढ़ना है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, है ना। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो संकल्पनाएं और जो विचार हैं उन्हें हमें यहाँ पर समझना है कि आखिर में जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, तो उस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित क्या संकल्पनाएं हैं, क्या विचार हैं, है ना। और वर्तमान में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से जानते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, और जितने भी हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के, तो हम उन प्रमाणों की सहायता से हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वह पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, संकल्पना एवं विचारों के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास का, वह है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो स्टूडेंट, आज यह पहली क्लास है। मैं आपको पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास जो है, जो भारतीय इतिहास है आपके सिलेबस में, उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास बाय क्लास। आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको मैं ये पूरा कोर्स यूट्यूब पर कंप्लीट करवाऊं, आप चाहते हैं यह पूरा कोर्स हम अच्छे से अ, मैं आप तक पहुंचाऊं, है ना। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेक्चर बाय लेक्चर हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस जो है हमारे एग्जाम से पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, सॉरी, भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। सिलेबस आप सबके पास होना चाहिए। देखो, नया सिलेबस है तो सिलेबस मोबाइल में नहीं होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए हार्ड कॉपी में, है ना। अभी मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप, अभी प्रीलिम्स की कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिंट निकलवा लो, है ना। प्रीलिम्स के जो 2-3 पेज हैं सिलेबस के, उनका प्रिंट निकलवा लो। और सिलेबस जो है आपके टेबल पर हार्ड कॉपी में होना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सर मोबाइल में है, नहीं, हार्ड कॉपी में होना चाहिए, है ना। मोबाइल में है वो एक अलग है, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए। आपके टेबल पर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आपके साथ सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब पास में होता है, जब हम सिलेबस के टॉपिक्स को देख कर जब पढ़ते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि हाँ, इतने टॉपिक मेरे हो गए, इतने टॉपिक और बचे हैं। जब हम उनके नीचे अंडरलाइन वगैरह करके रखते हैं सारा कि हाँ ये टॉपिक सारे हो चुके, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और एक अलग ही हमारा एक अलग ही एटीट्यूड होता है एग्जाम के प्रति। ठीक है स्टूडेंट, तो सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आशा करता हूँ सबके पास सिलेबस होगा ही। तो आप उस सिलेबस में देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमारा पहला टॉपिक है। चलिए स्टूडेंट, तो हम करते हैं शुरुआत। आखिर में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी, या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो रही, आखिर में वो कैसी रही, आखिर में किस प्रकार की रही, है ना। क्या विचार, क्या संकल्पनाएं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड हैं, आज की क्लास में हम उन्हें जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या तात्पर्य। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब जब से हमें हमारे भारत का जो भी इतिहास हमें पता है, तो उस इतिहास के जितने भी हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है, मतलब जितने भी हमारे पास लिखित एविडेंस हैं, इन लिखित एविडेंसों के माध्यम से हम भारत की उस शिक्षा परंपरा को, भारत की उस ज्ञान परंपरा को समझ सके, तो वो शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता से पहले का जो भारत है, उस उस भारत के विषय में हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ा जा सका हो या ऐसे कोई ऐतिहासिक ग्रंथ मिले हो। हड़प्पा सभ्यता थी लेकिन वहां की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। उससे पहले पाषाण, ताम्र पाषाण काल, लोह काल ये रहे हैं, लेकिन उस काल में कोई भी ऐसी विशिष्ट ज्ञान परंपरा अ, चाहे रही भी हो, लेकिन उसके कोई हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हमारे पास जो ऐतिहासिक प्रमाण है, जो हमारे पास जो लिखित सोर्स हैं, वो मिलते हैं हमें वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता की अपनी एक विशिष्ट ज्ञान परंपरा थी, है ना। तो हम वैदिक सभ्यता से ही शुरुआत करते हैं, है ना। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जनरली वैदिक सभ्यता के समय पर या उसके बाद जो ज्ञान परंपराएं रही उन्हें ही हम पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता से कि आखिर में वैदिक सभ्यता में ज्ञान परंपरा कैसी थी। जैसे आज ज्ञान परंपरा कैसी है, तो आज ज्ञान परंपरा, आज आप और हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज आप और हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब छोटे थे तब घर पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, है ना। घर वाले बताते थे, है ना, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन कबूतर है, कौन चिड़िया है, कौन तोता है ना। ये सब हमने घर वालों से ही सीखा ना। तो वहीं से ज्ञान परंपरा की शुरुआत एक प्रकार से होगी, हमने सीखना वहीं से स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम स्कूलों में एडमिट होते हैं, स्कूलों में हम प्रवेश लेते हैं, फिर वहाँ पर हमें किताबी ज्ञान दिया जाता है, वहाँ पर हमें अ, वर्णमाला सिखाई जाती है, वहाँ पर हमें एबीसीडी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो हमें सिखाए जाते हैं। उसके साथ साथ हम गणित के शब्द, अंक समझते हैं, पहाड़े याद करते हैं, गिनती समझते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम शुरुआत में समझते हैं। धीरे 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 हम स्कूलों में भी जो हमारी उच्च कक्षाएं हैं, है ना, वो हम उन उच्च कक्षाओं में जाते हैं। धीरे धीरे हम कॉलेज में आते हैं, फिर स्नातक करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, आगे पीएचडी, एमफिल वगैरह ऐसी बहुत सारी डिग्रीज जो हैं हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। ये पूरी हमारी ज्ञान परंपरा है। अब आज वर्तमान में इस ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है। आज वर्तमान में आप और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। आपका उत्तर एक ही होगा कि सर मोस्टली तो सब इसीलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, या पढ़ लिख कर एक अच्छी इसको नौकरी मिल जाए, पढ़ लिख कर ये अच्छा पैसा कमाए, कोई अधिकारी बन जाए, है ना। इसलिए हम यही सोचकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा किसी के मुंह से कि मैं सिर्फ बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान बने, है ना। नौकरी वगैरह कोई जरूरी नहीं, बस एक अच्छा इंसान बने। हम जब स्कूल में बच्चों को एडमिट करते हैं तभी हम सपने देखने लगते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना, आईएएस बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, है ना, कांस्टेबल बनेगा, जो भी बनेगा, जो भी सपने होते हैं सबके अपने अपने। तो हम पहले से ही इन सपनों को देखने लगते हैं कि मेरा बेटा या हम जो है ये बनेंगे। तो आज ज्ञान परंपरा कैसी है, आज हम सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन किसके लिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए शायद कम, है ना। अच्छा इंसान बनने के लिए हम कम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी लड़की भी मिलेगी, है ना। बहुत सारे लोगों की यही सोच होती है ना, कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी जगह शादी होगी, अच्छी लड़की मिलेगी, है ना, खूबसूरत लड़की से शादी होगी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आज की ज्ञान परंपरा में क्या क्या चीजें समाहित है ना। हम भी पढ़े हैं कॉलेज में, स्कूलों में, तो वहां पर जनरली बच्चों की जो सोच होती थी, है ना, वो यही होती थी जनरली कि यार इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं तो चलो अच्छी जगह अब तो एंगेजमेंट वगैरह हो ही जाएगी, अच्छी जगह अब तो शादी वगैरह हो ही जाएगी, क्योंकि लड़का क्या कर रहा है कि इंजीनियरिंग कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है कि डॉक्टरी कर रहा है ना। तो जनरली जो भी परीक्षा है या जो भी ज्ञान वगैरह जो भी हम प्राप्त करते हैं वो इसीलिए करते हैं, है ना, कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा हम कमा लें। क्या प्राचीन समय पर भी ऐसा होता था, क्या जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, क्या उसमें भी ऐसा होता था। उसमें भी सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता था कि इसको अच्छी नौकरी मिल जाए। उस समय भी क्या लोग इसीलिए पढ़ते थे कि ये कोई अच्छा अफसर बने, या इसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी लड़की से इसका विवाह हो जाए, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा ना, आज भी हमारे समाज में जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कई बार उन्हें इस सिचुएशन से गुजरना होता है कि उन्हें मतलब शादी वगैरह उनकी नहीं हो पाती है, या उनमें बहुत दिक्कत आती है। लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो जनरली हर
व्यक्ति जो है उनकी ओर आकर्षित होता है, या लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, मतलब आगे जीवन में अच्छा ही करेगा, चलो इसके साथ लड़की की शादी कर देते हैं। तो क्या उस समय भी कुछ इसी प्रकार का समाज में माहौल था? क्या ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य उस समय भी सिर्फ नौकरी ही था? क्या सिर्फ नौकरी के लिए ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था? तो यही सारी चीजें हमें समझना है कि आखिर में आधुनिक ज्ञान परंपरा जो है और उस समय की जो ज्ञान परंपरा थी, उनमें अंतर क्या थे, है ना? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा आखिर में क्या रही? कहीं हम भटक तो नहीं गए? क्या हम आज भी उसी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चल रहे हैं? है ना? ये चीजें आपको पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आखिर में हम क्या थे और आज हम क्या हो गए, है ना? तो देखो स्टूडेंट, अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का कतई भी यह उद्देश्य नहीं था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पढ़ लिख कर अच्छी जगह शादी हो जाए, या पढ़ लिख कर बहुत सारा पैसा कमा ले। ये उद्देश्य नहीं था प्राचीन भारत में ज्ञान प्राप्त करने का। प्राचीन भारत में ज्ञान जो भी प्राप्त किया जाता था वो जनरली दर्शन पर आधारित होता था, है ना? दर्शन पर ही ज्ञान आधारित होता था। दर्शन, हमारा जो भारतीय दर्शन है और जो पाश्चात्य दर्शन है, जो पश्चिमी दर्शन है, वो उसमें अंतर है। पश्चिमी दर्शन जनरली जीवन जीने को महत्व देता है कि आखिर में ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छे से कैसे जिए, ये आपको पाश्चात्य दर्शन में देखने को मिलेगा। जबकि हमारे भारतीय दर्शन में जो चीजें मूल है वो है मोक्ष। हमारा भारतीय दर्शन जो है ना, वो जनरली मोक्ष पर आधारित है, दुखों से कैसे मुक्ति मिले ये बताता है हमारा भारतीय दर्शन, है ना? भारतीय दर्शन जनरली किसकी बात करता है? मोक्ष की। चाहे आप वेदों को ले लो, चाहे आप जैन ग्रंथों को ले लो, बौद्ध ग्रंथों को ले लो, कहीं ना कहीं ये सभी जो है दुखों के निवारण की ही बात करते हैं कि आखिर में मनुष्य जो है वो दुखी है, और दुखी क्यों है, और इस दुख से कैसे निजात मिल सकती है, इस दुख से कैसे हम जो है इस दुख को दूर कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में कहीं ना कहीं इसी तत्व की प्रधानता है, और भारतीय दर्शन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसी पर आधारित है कि कैसे दुखों से मुक्ति मिले। अब लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं कि दुख है तो क्यों है, दुख देता कौन है, किसी के जीवन में सुख है, किसी के जीवन में दुख है, जो सुख है वो सच में सुख है या सुख ही दुख है ना? सुख ही असली में दुख है ना? दर्शन शास्त्र में आप पढ़ोगे कि असली में सुख ही असलियत में दुख है। आज मेरे पास आईफोन है, अगर मान लीजिए मेरा आईफोन है, मैं आईफोन को लेकर खुश हूँ कि यार मेरे पास आईफोन है, आईफोन 15 है, 14 है, 13 है, लेकिन जब वो आईफोन मुझसे कोई छीन ले, आईफोन चोरी हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो मुझे क्या होगा? दुख होगा ना। अगर मान लो आईफोन मेरे जीवन में होता ही नहीं, मैं आईफोन से परिचित होता ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता, है ना? आईफोन है या नहीं है, हो गया, चोरी हो गया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? या मैं इसलिए भी दुखी हूँ कि दुनिया में आईफोन है पर मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं इसलिए भी दुखी हूँ, है ना? आपने देखा ना, ऋषि महात्मा जो साधु संत बन जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? इसीलिए तो, ताकि कहीं पर उनकी कोई मोह माया रही ही ना। जब मोह माया नहीं होगी तो दुख ही नहीं होगा। तो भारतीय दर्शन जो है कहीं ना कहीं वो दुखों से कैसे मुक्ति मिले और दुखों से कैसे निवारण हो, अर्थात कैसे मोक्ष मिले, है ना? मोक्ष अर्थात जहां पर दुखों से मुक्ति मिल जाए, तो कैसे मोक्ष हो, तो भारतीय दर्शन कहीं ना कहीं मोक्ष पर आधारित है। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है वो भारतीय दर्शन से ही प्रेरित रही है, वो भारतीय दर्शन से ही आधारित रही है। प्राचीन भारत में ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य नौकरी करना नहीं होता था। प्राचीन भारत में या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, या फिर जो मुख्य उद्देश्य होता था, वो भारतीय दर्शन को ही समझना होता था कि आखिर में जो हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन क्या कहता है। जैसे भारतीय दर्शन में हम जैसे आगे देखेंगे, वेद, उपनिषद वगैरह जो सारे ही भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जो भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग या कैसे मोक्ष हम प्राप्त करें, दुखों के क्या कारण है, ये सारी चीजें आपको भारतीय दर्शन में देखने को मिलेंगी। तो भारतीय प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही वो भारतीय दर्शन से ही प्रेरित रही, और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य नौकरी करना नहीं, वहां पर जो मूल उद्देश्य था वो था एक अच्छा इंसान बनना। वहां पर मूल उद्देश्य था कि आखिर में इंसान के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को सीखना, आखिर में इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए उसे सीखना, है ना? पहले यही सिखाया जाता था कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए,
दूसरी स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना। इस प्रकार की चीजें जो हैं सिखाई जाती थी। चाहे हम बौद्ध दर्शन की बात करें, चाहे हमारे वैदिक दर्शन की बात करें, जैन दर्शन की बात करें, जितना भी प्राचीन भारतीय दर्शन रहा है उसमें इन्हीं सारी बातों पर जोर दिया जाता था। तो ये चीजें क्यों सिखाई जाती थी? ये चीजें सिखाई जाती थी एक अच्छा इंसान बनने के लिए। कहा जाता था कि आप अच्छे इंसान होंगे तभी तो आपके कर्म अच्छे होंगे, है ना। अगर आप बुरे इंसान हो, मतलब आपकी सोच बुरी है, आपको चोरी करने से डर नहीं लगता, आपको झूठ बोलने से डर नहीं लगता, कोई भी गलत काम करने से आपको डर नहीं लगता, तो आपके कर्म भी उसी अकॉर्डिंग होंगे। और जब आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको फल भी बुरा मिलेगा, और जब फल बुरा मिलेगा तो जीवन में दुख होंगे, दुख होंगे तो आपको पीड़ा होगी। तो फिर इस पीड़ा से मुक्ति, आप कर्म अच्छे करो। जब कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा तो जीवन में दुख नहीं होंगे, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन में, मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा में लोगों को सिखाया जाता था। लोग जीवन जीने के नियमों को सीखते थे, है ना। हालांकि गणित, व्याकरण, इन सब का ज्ञान मिलता था, लेकिन जो मूल उद्देश्य होता था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का, वो जनरली भारतीय दर्शन से ही प्रेरित होता था। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, कि आखिर में वैदिक सभ्यता में जो ज्ञान परंपरा थी वो कैसी थी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में, तो जो वैदिक सभ्यता में जो ज्ञान परंपरा थी, या हम यूं कहें ज्ञान परंपरा की जो शुरुआत होती थी, वो जनरली दो स्तरों पर होती थी। जो पहला स्तर था जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक स्तर या प्रारंभिक ज्ञान परंपरा। ठीक है, वैदिक सभ्यता, या हम वैदिक काल की बात करें, है ना, वैदिक सभ्यता, या मैं यहाँ पर इसे वैदिक काल लिख देता हूँ, है ना, कि वैदिक काल की यदि हम बात करें कि भाई वैदिक काल की ज्ञान परंपरा कैसी थी, तो वैदिक काल की यदि हम ज्ञान ज्ञान परंपरा देखें स्टूडेंट, तो वैदिक काल में जो ज्ञान परंपरा थी उसके दो स्तर थे। जैसे आज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कई सारे स्तर होते हैं ना। हम पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज में जाते हैं, उस टाइप से वहां पर दो स्तर थे। एक प्रारंभिक स्तर था, और जो दूसरा स्तर था वह था उच्च शिक्षा का, जहां पर बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती थी, है ना। इन दो स्तरों पर प्राचीन भारत में लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जाता था, इन दो स्तरों से, पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा जो स्तर था वह था उच्च शिक्षा। अब जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, जो प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक ज्ञान का जो पहला जो स्टेज था, वह प्रारंभ होता था जनरली जब किसी भी शिशु की, है ना, कोई भी जो बच्चा है, जब उसकी उम्र 5 वर्ष हो जाती थी, जब बच्चा 5 वर्ष का होता था, तब इस स्तर की शुरुआत होती थी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात कि वैदिक काल की हम बात करें, तो जो वैदिक काल में जो प्रारंभिक शिक्षा थी, है ना, उसकी शुरुआत होती थी 5 वर्ष की, है ना। यहाँ पर एक संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार, है ना। आपने अगर 16 संस्कार पढ़े हो तो उसमें आपने देखा होगा विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था, और इस विद्या आरंभ संस्कार से इस प्रारंभिक शिक्षा के स्तर की शुरुआत होती थी। जब कोई भी बच्चा 5 वर्ष का होता था, एक पंडित, पुरोहित या घर का कोई भी बड़ा सदस्य जो होता था, वो उस बच्चे को अ, उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर, है ना, अब बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर एक थाली वगैरह में अक्षत लेते थे। अक्षत मतलब कि जो चावल होते हैं, है ना, चावल या कोई भी अनाज वगैरह, जैसे गेहूं है तो गेहूं वगैरह, इस टाइप से एक थाली में पूरा एक अनाज जनरली जिसमें चावल लिए जाते थे, और बच्चे की उंगली पकड़कर, है ना, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, अब उसको अक्षरों का तो ज्ञान नहीं है, वर्णों का तो ज्ञान नहीं है, तो उस बच्चे की उंगली पकड़कर उस चावल के भरा जो पात्र है उसमें कोई भी वर्णमाला का एक अक्षर उससे लिखवाया जाता था, है ना। कोशिश की जाती थी कि बच्चा स्वयं लिखे इस अक्षर को, लेकिन जब बच्चा स्वयं नहीं लिखता था तो जो गुरु या जो भी घर का बड़ा सदस्य होता था, तो वो उसकी उंगली पकड़कर, जैसे बचपन में हमें हमारे जो गुरु या शिक्षक होते थे वो उंगली पकड़ कर लिखना सिखाते थे ना, है ना, हमारे हाथ में कलम देकर फिर वो हमारे हाथ को पकड़ लेते थे और फिर हमें लिखना सिखाते थे कि भाई अ ऐसे लिखना है, आप क ऐसे लिखना है। तो उसी प्रकार से उस बच्चे को उंगली से उस चावल की थाली में, या चावल ऐसे जमीन पर कहीं बिखेर दिए जाते थे, उसमें वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर उससे लिखवाया जाता था, और यहीं से शुरुआत होती थी उस बच्चे के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा की। मतलब इस प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये होता था कि अब आज से बच्चा जो है ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर है।
आज से बच्चा जो है सीखेगा। अब इसके सीखने की उम्र है ना, 5 साल से इसकी शुरुआत होती थी, मतलब अब इसका जीवन में सीखना आरंभ हो गया। तो फिर यहाँ पर जो जितनी भी प्रारंभिक चीजें होती थी, जैसे अक्षरों का ज्ञान, है ना, किताबों का ज्ञान, अ, ग्रंथों का ज्ञान, है ना, जो भी शुरुआती ज्ञान है, जैसे हम शुरुआत में जो नर्सरी वगैरह की कक्षाओं में होते हैं और वहां पर हम सीखते हैं ना चीजों को, उस प्रकार का ज्ञान इस प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को दिया जाता था, है ना। यहाँ पर बच्चा जो है उन चावल के दानों पर वर्णमाला का कोई भी अक्षर बनाकर विद्या आरंभ यहाँ से शुरू करता था। और बच्चे जो हैं यहीं से मतलब एक प्रकार से सीखना जो है प्रारंभ करते थे इस विद्यारंभ संस्कार के बाद, है ना। विद्यारंभ संस्कार होता था, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों बच्चों के एक प्रकार से सीखने की शुरुआत होती थी। यहाँ से बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती थी, कुछ लोग उससे कुछ सिखाए जाते थे, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है उसको सिखाई जाती थी। उसको अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था, है ना, अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। ये सारी चीजें जो है इस समय पर होती थी, कब? अ, इस प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। फिर दूसरी स्टेज आती थी उच्च शिक्षा की, है ना। दूसरी स्टेज जो है वो आती थी उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा जिसकी शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से, है ना। एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के द्वारा उच्च शिक्षा की शुरुआत होती थी। अब यहाँ से बच्चा जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएगा, है ना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने बच्चा जाएगा। अब ये घर पर नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर रहकर ही प्राप्त की जाती थी। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर रहकर ही प्राप्त की जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को जो है कहाँ जाना होता था? गुरुकुल जाना होता था। बच्चे जो है गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना। उनका उपनयन संस्कार होता था, है ना। उपनयन संस्कार में जनेऊ वगैरह धारण किया जाता था, है ना। जनेऊ धारण करवा दिया जाता है पूरा, कि भाई आपको अब एक नियमों में बांध दिया है ना। जनेऊ का मतलब ही यही है, हालांकि अलग अलग अर्थ आपको मिलेंगे जनेऊ धारण करने के, लेकिन जनेऊ धारण करने का एक अर्थ भी यही है, क्योंकि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं ना, बहुत सारे उनको वो नियमों में बंद कर रहना पड़ता है ना। उसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो बहुत सारे नियम बनाकर बच्चों को जनेऊ धारण करवा दी जाती थी, ताकि बच्चे जो हैं एक संस्कार मतलब एक संस्कारी और एक आदर्शवादी जीवन जिए, मतलब जीवन के किसी भी स्तर पर वो गलत कर्म से बचे, है ना। क्योंकि उन्होंने जनेऊ धारण किया है, मतलब एक प्रकार से उन्होंने अपने आप को गलत कर्म करने से अपने आप को बांध लिया है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि एक जन्म तो शिशु का अपने माता के गर्भ से होता होता है, और उस शिशु का दूसरा जन्म उपनयन संस्कार में जनेऊ के धारण करने के बाद होता है। जनेऊ धारण किया मतलब अब आपका दूसरा जन्म हुआ, है ना। अब आप एक बंधन में बंध गए, अब आपको कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, ऐसा कहा जाता था। तो उपनयन संस्कार की शुरुआत होती थी। इस उपनयन संस्कार मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी अ, बालक होते थे उन्हें गुरुकुल जाना होता था। अब उच्च शिक्षा जो थी वो ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्य के लिए अलग अलग होती थी, है ना। उस समय जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो उच्च शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार था वो इन तीनों ही वर्णों को था। शूद्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति का यहाँ पर अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही उपनयन संस्कार होता था। जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। अब जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था 8 वर्ष में। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बालक है, तो उसका 8वें वर्ष उपनयन संस्कार किया जाएगा। मतलब उसको 8वें वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाएगा। अब जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होता था 10वें वर्ष। जबकि जो वैश्य था या वैश्य के जो बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार किया जाता था 12 वर्ष से पहले, मतलब 11 या 12 वर्ष में लगभग इनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार अर्थात की उपनयन संस्कार अर्थात कि यहाँ पर जो बच्चा है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब गुरुकुल जाएगा, है ना। अब गुरुकुल में ही रहकर वो शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो दशरथ राजा दशरथ के चारों जो पुत्र होते हैं, तो उन्हें जब वो थोड़े बड़े होते हैं, लगभग
10 साल के आसपास, है ना, तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, है ना, वो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं, पूरा आपने उसमें देखा होगा। तो सेम उसी प्रकार से बिल्कुल मुंडन वगैरह करके, है ना, पूरी शिखा रहती है ना, ऐसा कहा जाता है कि भाई शिखा भी बंधी हुई होती थी जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे बालक, तो नियम था कि शिखा उनकी बंधी हुई होना चाहिए, है ना, और जनेऊ उनको धारण करना चाहिए। तो जनेऊ धारण कर शिखा बांधकर गुरुकुल पहुंचते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जो है उस वो 8वें वर्ष, क्षत्रिय 10वें वर्ष तथा वैश्य जो है वो 12वें वर्ष जो है उपनयन संस्कार के लिए जाता था। क्या महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था या सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही उच्च शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था? तो देखो स्टूडेंट, कुछ ऐसी महिलाओं के, कुछ ऐसी विदुषी महिलाओं के हमें नाम पता है, जिनमें कि जैसे गार्गी, लोपमुद्रा, है ना, तो ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब इससे ये चीज समझ में आती है कि जो महिलाएं होती थी उन्हें भी उच्च शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था भारतीय ज्ञान परंपरा में। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार हुआ, जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, और किस वर्ण का स्टूडेंट कब पढ़ने जाएगा वो सारा मैंने आपको बताया। अब वहां पर क्या होता था, है ना, वहां पर अर्थात कि जब गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, तो गुरुकुल में उनको क्या पढ़ाया जाता था, उच्च शिक्षा के अंतर्गत उन्हें क्या पढ़ाया जाता था? तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो सबसे मेन प्राचीन जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही, जो ऋग्वेद के समय या वैदिक सभ्यता में जो रही, है ना, ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, तो उस समय जो बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता था, वो ज्ञान प्राप्त कराया जाता था वेदों का, है ना, उन्हें वहां पर वेदों का अध्ययन कराया जाता था उच्च शिक्षा के अंतर्गत, है ना। उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो अध्ययन होता था वो वेदों का अध्ययन होता था। अब एक वेद का अध्ययन करने में, प्राचीन ज्ञान परंपरा में एक वेद का अध्ययन करने में लगते थे 12 वर्ष। जैसे आज आपको किसी भी विषय में स्नातक करना हो तो 3 साल लगते हैं ना, कम से कम। कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें स्नातक करने में 4 वर्ष लगते हैं, है ना, लेकिन स्नातक डिग्री जो है वो 3 साल की होती है। आपको बीए करना है, 3 साल लगेंगे। तो उस समय एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 12 वर्ष देने होते थे। मतलब चारों वेद का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कितने वर्ष चाहिए? 48 वर्ष, है ना, 48 ईयर्स जो है चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में चले जाते थे। अब जरूरी नहीं कि चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है ना। जैसे कोई क्षत्रिय है तो भाई वो 48 साल तक गुरुकुल में ही रहेगा, तो फिर वो कैसे उसका शासन वगैरह चलाया, कैसे राजपाट करेगा, है ना। तो उन्हें जो है अ, चारों वेदों का ज्ञान न कराते हुए एक किसी वेद का ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाता था। और वेदों के अलावा जो अन्य वैदिक ग्रंथ होते थे, है ना, वेदों के अलावा जो अन्य वैदिक ग्रंथ होते थे जो आप आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो उनका वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाया जाता था, ठीक है। लेकिन खासकर ये ब्राह्मणों के लिए ज्यादा मेन था, है ना, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो वेदों का विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे। तो एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लगते थे। चारों वेदों की बात करें तो 48। अब जिसे एक वेद का ज्ञान हो गया, है ना, जिसने एक वेद की पढ़ाई पूरी कर ली, तो उसको एक उपाधि मिलती थी, वो मिलती थी स्नातक की। जैसे आपने 3 साल की कोई डिग्री कर ली तो आपको स्नातक डिग्री मिल जाती है ना। आपने बीए कर लिया मतलब आप स्नातक हो गए। फिर आप जब बीए के बाद एमए करते हैं मतलब आप स्नातकोत्तर हो गए। तो उसी प्रकार से जब एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता था तो उपाधि दी जाती थी स्नातक की, है ना, उच्च शिक्षा में बात कर रहा हूं। जब दो वेदों का ज्ञान प्राप्त होता था, है ना, जब दो वेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था तो उपाधि दी जाती थी वसु की, है ना। वसु अर्थात वसु जो उपाधि थी वो उन लोगों के लिए थी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए थी प्राचीन ज्ञान परंपरा में, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, जो दो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। जो 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना, जो 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे उन्हें उपाधि दी जाती थी रुद्र की। और जो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे उपाधि दी जाती थी आदित्य की, है ना। ये उपाधियां थी, जैसे आज भी उपाधि है ना।
स्नातक, स्नातकोत्तर, है ना, डीलीट, है ना, आपने देखा होगा ना, बहुत सारी उपाधियां आज भी शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती थी। तो ये उस समय की शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियां थी। स्नातक जिसने एक वेद की शिक्षा पूरी की है, वसु, है ना, जिसने दो वेद की शिक्षा पूरी की है, रुद्र जिसने तीन वेदों की शिक्षाएं पूरी की हैं, आदित्य जिसने चारों वेदों की शिक्षाएं पूरी की हैं, है ना, ये उस समय की उपाधियां थी। अब आपके मन में एक और प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर हमने तो ऐसा भी सुना था कि एक वेद का ज्ञान हो तो वेदी, दो वेद का ज्ञान हो तो द्विवेदी, है ना, तीन वेद का ज्ञान हो तो त्रिवेदी, चार वेदों का ज्ञान हो तो चतुर्वेदी, है ना। तो वो अलग है ना। वो ब्राह्मणों के विषय में बात की गई है कि भाई कौन सा ब्राह्मण है। यहाँ मैं उपाधियों की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर कोई क्षत्रिय भी है, वो एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो स्नातक है, दो वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो वसु है ना। वो ब्राह्मणों की कुल है वो, है ना, ब्राह्मणों से रिलेटेड जातियां हैं वो। हम यहाँ पर उपाधियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये उपाधियां जो हैं ये दी जाती थी जब आप अपनी शिक्षा के किसी भी स्तर पर होते थे। तो आप जिस स्तर पर हो उस स्तर के लिए उपाधियां होती थी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। साथ ही साथ आपको व्याकरण का भी ज्ञान करवाया जाता था, साथ ही साथ आपको संस्कृत का ज्ञान करवाया जाता था, साथ ही साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गणित, ज्योतिष, है ना, इन सारी चीजों का भी ज्ञान करवाया जाता था। मतलब ये सारी चीजें भी सिलेबस में थी, है ना। ज्योतिष हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, व्याकरण हो गया, इन सारी चीजों को भी यहाँ पर स्थान प्राप्त था। इन सारी चीजों को भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था। जीवन जीने का जो जीवन जीने के जो अनुशासन थे वो सारी इन्हीं चीजों में, ये पूरा सिलेबस था और इन्हीं में सारी चीजें आती थी कि भाई कैसे जीवन जीना है, एक क्षत्रिय का कैसा जीवन है, एक ब्राह्मण का कैसा जीवन है, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती थी उनको। जीवन जीने के तरीके सिखाए जाते थे, है ना। कोई महिला है तो उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक अबला है कोई तो उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, अगर कोई राजा है तो उसके क्या कर्तव्य होंगे, है ना। आपने रामायण महाभारत अगर देखी हो तो आपने वहां देखा होगा ना, वहां पर यही चीजें बताई जाती हैं कि भाई ऐसा नहीं करना, ये नीति के विरुद्ध है ना, नीति की बातें पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत बच्चों को सिखाई जाती थी, बच्चों को पढ़ाई जाती थी और जोर दिया जाता था कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए। नीति की बातें सिखाई जाती थी, ये बताया जाता था कि आपके कर्म कैसे होना चाहिए, आपको कैसे कर्म करना चाहिए जिससे कि आपको उन कर्मों का अच्छा फल मिले, जिससे कि आपका मोक्ष हो। क्योंकि भारतीय दर्शन पूरा का पूरा मोक्ष पर ही आधारित है, मोक्ष की ही बात करता है। तो कैसे मोक्ष हो, एक राजा क्या कर्तव्य करे कि उसको मोक्ष मिल जाए, एक ब्राह्मण क्या कर्तव्य करे कि उसको मोक्ष मिल जाए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा थी, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का, है ना। तो वैदिक काल में जो ज्ञान परंपरा थी वो कुछ इस प्रकार से थी। एक विद्यारंभ संस्कार था जो 5वें वर्ष होता था, जिसमें जो भी बच्चा होता था वो ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट करता था। उसके बाद उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार में जो विद्यार्थी होता था, जो ज्ञान प्राप्त जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता था, उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ये 8वें वर्ष, 10वें वर्ष या 12वें वर्ष किया जाता था अलग अलग वर्णों के लिए। और यहाँ से स्टूडेंट जो है गुरुकुल जाता था और गुरुकुल जाकर वहां पर ब्राह्मण के समक्ष बैठकर, चाहे राजा का बेटा हो या कोई भी हो, सब साथ में बैठेंगे और वहां पर जो है क्या किया जाता था, वहां पर उन्हें वहां पर जो है ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाता था। वे लोग जो है वहां पर ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। हालांकि शुरुआत में देखें हम, मतलब बहुत सारे ग्रंथ ऐसे बोलते भी हैं कि शुरुआत में जो है, मतलब वैदिक काल का जो प्रारंभिक चरण था या प्रारंभिक स्तर था, तो वहां पर मतलब जो भी वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। मतलब जो वैदिक सभ्यता का जो मूल है, क्योंकि जो चीज शुरुआती होती है वो मूल होती है, चेंजेस तो उसमें बाद में होते हैं ना। तो जो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो मूल है, वो मूल यही कहता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर आधारित। मतलब कोई ब्राह्मण के घर जन्म ले रहा है, जरूरी नहीं कि जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण ही होगा। अगर उसके कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होगा, है ना। अगर कोई शूद्र के घर भी जन्म लेता है और शूद्र के घर जन्म लेने के बाद अगर उसके जो कर्म है वो ब्राह्मणों वाले हैं,
या उसके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो वो उस वर्ण में गिना जाएगा, वो उस वर्ण में होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो ये चीजें बदलती गई और इस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया गया कर्म आधारित से, है ना। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो हैं वो समाज में गलत होने लगी। शिक्षा व्यवस्था या ज्ञान प्राप्ति का जो अधिकार था वो कुछ सीमित लोगों के ही पास आ गया, या कुछ लोगों का ही उस पर एकाधिकार हो गया, और बहुत सारी चीजें वहां पर होने लगी। तो फिर आता है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत बौद्ध काल या बौद्ध दर्शन, है ना, जहां पर एक अलग प्रकार से लोगों को या अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, तो हमने वैदिक काल के समय की ज्ञान परंपरा देखी कि आखिर में वैदिक काल के समय क्या ज्ञान परंपरा थी, कैसे लोगों को ज्ञान दिया जाता था और उस ज्ञान का उद्देश्य क्या होता था, है ना। तो उद्देश्य भी मैंने बताया था कि कोई नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था एक अच्छा इंसान बनना, मोक्ष प्राप्त करना। मतलब भारतीय दर्शन जो है ना, उस भारतीय दर्शन का मूल ही था भारतीय ज्ञान परंपरा में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे बौद्ध काल की कि आखिर में बौद्ध काल के समय ज्ञान परंपरा कैसी थी, क्योंकि वैदिक काल के बाद आया बौद्ध काल, है ना। और बौद्ध काल या बौद्ध बौद्ध धर्म का जो समय रहा, मतलब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के समय हमारा भारत जितना प्रभावित रहा, है ना, तो बौद्ध काल के समय भी भारत जो है पूरी तरीके से एक प्रकार से बौद्धमय हो गया था। मतलब भारत में बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव था, है ना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो थी वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुई। तो अगर हम बौद्ध काल के समय की मतलब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने वैदिक काल के समय की ज्ञान परंपरा देखी, अगर हम बौद्ध काल के समय की ज्ञान परंपरा देखें कि आखिर में बौद्ध काल में ज्ञान ज्ञान परंपरा कैसी थी, तो बौद्ध काल में भी ज्ञान परंपरा के दो स्तर थे, एक प्रारंभिक स्तर या प्रारंभिक शिक्षा, और जो दूसरा स्तर था वो था उच्च शिक्षा, है ना, जैसा वैदिक काल में था, है ना। जिस प्रकार का वैदिक काल में था सेम यहाँ पर भी था, दो स्तर, एक प्रारंभिक और एक उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो परिवार वालों के माध्यम से बच्चों को दी जाती थी। जब बच्चा 5 साल का हो जाता था, है ना, तो परिवार के माध्यम से उस बच्चे को ये प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए एक संस्कार होता था, है ना। बौद्ध धर्म में 40 संस्कार हैं, जैसे वैदिक धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में 40 संस्कार बताए गए हैं इंसान के पूरे जीवन के, है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक 40 संस्कार बताए गए हैं। जबकि वैदिक धर्मों में 16 संस्कारों की बात की गई है। तो उच्च शिक्षा के लिए वैदिक काल में होता था उपनयन संस्कार, वैसे ही बौद्ध काल में होता था प्रवज्जा या पबज्जा संस्कार, प्रवज्जा या पबज्जा संस्कार, है ना। बस प्रवज्जा संस्कार के बाद उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों को भेजा जाता था। प्रवज्जा संस्कार या इसको कहीं कहीं पबज्जा संस्कार भी लिखा जाता है। ये जनरली 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच होता था, है ना। ये जनरली होता था 8 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच में, है ना। बच्चे जो 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के होते थे उनके लिए ही होता था। इसमें कोई वर्णों का ये नहीं था कि ब्राह्मण होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चाहे वो कर सकता है, मतलब उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकता है। उच्च शिक्षा के लिए वैदिक काल में बच्चे कहाँ जाते थे? गुरुकुल। यहाँ पर बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के लिए बच्चे जाते थे मठ या विहार में, है ना। मठ या जो विहार होते थे, है ना, उन मठ या विहारों में बच्चों को भेजा जाता था उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ जाते थे? मठ या विहार में। अब इसमें क्या होता था कि बच्चों को जैसे उपनयन संस्कार में जनेऊ पहनाई जाती थी, वैसे ही यहाँ पर उच्च शिक्षा मतलब जो प्रवज्जा संस्कार होता था इसमें उन बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। पीले वस्त्र पहनाकर उन्हें जमीन पर बिठाया जाता था। फिर जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मठाचार्य या जो भी आचार्य होते थे वो आते थे और उनसे 3 शपथ दिलवाते थे उन बच्चों से, है ना। जो भी बच्चे होते थे उनसे 3 शपथ दिलवाई जाती थी, है ना। मतलब ऐसे बैठे हैं और उनसे जो है 3 शपथ जो है वो दिलवाई जाती थी। 3 शपथ कौन कौन सी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और मठम शरणम गच्छामि। ये 3 शपथ उन बच्चों से दिलवाई जाती थी और उन बच्चों को अपने साथ लेकर जाया जाता था। कौन सी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, मतलब मठ या संघ में उनको साथ लेकर जाया जाता था। तो
बौद्ध धर्म और संघ, है ना। बौद्ध धर्म के तीन एक प्रकार से स्तर या एक प्रकार से तीन स्तंभ है ना। बुद्ध, धर्म और संघ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, है ना। ये तीन शपथ दिलवा कर उस बच्चे को अपने साथ जो है लेकर जाया जाता था, उसे अपने साथ ले जाया जाता था, किसे, प्रवज्जा संस्कार में। अब बच्चा मठ या विहारों में जाता था। मठ या विहारों में जाकर, है ना, वो जो है वहां पर शिक्षा प्राप्त करता था। कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त करता था? संस्कृत की, गणित की, है ना। कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, इंसान को जीवन जीने के किन किन तरीकों को अपनाना चाहिए, उसमें भी यही नैतिक शिक्षा थी। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, है ना, पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना, है ना। और इसी प्रकार के जो भी नैतिक इंसान के जो भी नैतिक सिद्धांत होते थे, उनकी शिक्षा इस उच्च शिक्षा में दी जाती थी। गणित की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष की, आयुर्वेद की, ये सारी शिक्षाएं जो हैं उच्च शिक्षा में दी जाती थी। अब उच्च शिक्षा में बहुत सारे बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर घर आते थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहीं मठ या विहार में ही बौद्ध भिक्षु बन जाते थे और वहीं पर ही अपना पूरा जीवन जीते थे, है ना। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है, ज्ञान परंपरा जो थी वो बौद्ध काल की थी। इस बौद्ध काल में भी जो है इस प्रकार से बच्चों को ज्ञान प्राप्त किया जाता, करवाया जाता था। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम वैदिक काल की भी बात कर लें, चाहे हम बौद्ध काल की भी बात कर लें, तो इन दोनों ही कालों में जो बोलबाला रहा वो रहा भारतीय दर्शन का। जैसे आज मैं कहूं कि आज बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो आप कहेंगे सर आज बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जैसे किसी को इंजीनियर बनना हो तो उसको उच्च शिक्षा में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखाई जाती है। किसी को कुछ मतलब अर्थशास्त्र में कुछ करना है तो उसको कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है। किसी को आर्ट्स वगैरह में कुछ करना है तो उसको इतिहास, भूगोल, इनकी शिक्षा दी जाती है। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा पूरी तरीके से भारतीय दर्शन पर आधारित होती थी। भारतीय दर्शन जो कि मोक्ष की बात करता है, भारतीय दर्शन जो कि दुखों के निवारण की बात करता है। तो इस पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वो पूरी की पूरी शिक्षा जीवन जीने के सिद्धांतों की होती थी। आखिर में कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने के सिद्धांत क्या होना चाहिए, है ना। क्या कर्तव्य होना चाहिए एक व्यक्ति के अपने पत्नी के प्रति, क्या सिद्धांत, क्या कर्तव्य होना चाहिए एक पिता के अपने पुत्र के प्रति, है ना। क्या कर्तव्य होना चाहिए एक राजा के अपनी प्रजा के प्रति, है ना। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जाती थी, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सिखाई जाती थी। हालांकि बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन, इन दोनों में अंतर है। जैसे वैदिक दर्शन जो है वो देवताओं की भी बात करता है कि भाई देवता है ना, और जो देवी देवता हैं उनकी से उनको मतलब उनको पूजने से इंसान को ये फायदा मिलता है, या उनको पूजने से ये होता है, देवी देवताओं के रुष्ट हो जाने से ही होता है। लेकिन बौद्ध दर्शन में या बौद्ध शिक्षा में जो शिक्षा रही उनमें इन चीजों का अभाव था। यहाँ पर सिर्फ जीवन जीने के सिद्धांतों पर ही बात की जाती थी। बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन जब आप आगे सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहां पर आप इन चीजों को भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर अगर भारतीय ज्ञान दर्शन की बात करें, सॉरी, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो आज की ज्ञान परंपरा सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए है। लेकिन उस समय की ज्ञान परंपरा नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। क्योंकि एक अच्छा इंसान होगा तो वो अच्छे कर्म करेगा। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसको उन कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल मिलेंगे तो उसके जीवन में दुख नहीं होगा। उसके जीवन में दुख नहीं होगा तो उसका मोक्ष होगा। क्योंकि दुखों का निवारण मोक्ष को ही बताया गया है। चाहे वो जैन ग्रंथ ले लो, चाहे बौद्ध ग्रंथ ले लो, चाहे वैदिक ग्रंथ ले लो, सभी एक ही बात मानते हैं, है ना। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चारवाक आपने पढ़ देखा या नाम पढ़ा या नाम सुना होगा, है ना। वहां पर कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर भी दुखों की तो बात की ही गई है, दुखों के निवारण की तो बात की ही गई है। लेकिन इन बाकी ग्रंथों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति को ही दुखों का निवारण माना है कि भाई दुखों से निवारण चाहिए तो मोक्ष प्राप्त कर लो। तो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे इसी भारतीय दर्शन का पूरी तरीके से बोलबाला था, पूरी तरीके से बोलबाला रहा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा की आज हमने शुरुआत की। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम जो और भी चीजें पढ़ते हैं आगे, तो देखो इसमें हम भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, है ना, ये सारी की सारी चीजें उस समय बच्चों को पढ़ाई जाती थी भारतीय ज्ञान परंपरा में, है ना। इन्हीं चीजों का जो है स्टूडेंट जो होते थे वो इन्हीं चीजों का सारा ज्ञान प्राप्त करते थे गुरुकुलों में जाकर। और भारतीय ज्ञान परंपरा जिन आधार पर, जिन सिद्धांतों पर आधारित थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई और समझाई। ठीक है, चलिए, तो जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और जो हमारा भारतीय इतिहास का सिलेबस है उन सिलेबस के और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि आखिर में किस प्रकार से वेद, उपनिषद, आरण्यक, है ना, ये सारे के सारे जो ग्रंथ रहे हैं इनकी क्या संकल्पनाएं, क्या इनके विचार थे, उन सारी बातों को हम जानेंगे, है ना। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपके दिमाग में टॉपिक को फिक्स करना, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्स लिखकर बस आपको पढ़कर फैक्ट्स अंडरलाइन कर दें कि भारतीय ज्ञान दर्शन ये हुआ, भारतीय ज्ञान ज्ञान दर्शन में ये ग्रंथ थे, नहीं। हमारा उद्देश्य है कि चीजों को आप समझो, चीजों को जितना अच्छे से समझोगे ना आगे आपको मेंस में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, प्रीलिम्स में तो काम आएगी सही, साथ ही साथ एक बार पढ़ो और अच्छा पढ़ो। 100% को 60% पढ़ने से अच्छा है 60% को 100% पढ़ो, है ना स्टूडेंट। तो हम उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे आगे धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड सारे ही टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपने चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी अगले वीडियोस होंगे वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, है ना, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ अगली क्लास जो है वो आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड बाय।